कि कोई भी पार्टी जब बनती है तो उसका एक संविधान होता है और पार्टी बनने के पहले ही चुनाव आयोग को वो संविधान देना होता है। क्या उस संविधान में उन्होंने ये लिखा है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता शराब पिएंगे, मादक पदार्थों का सेवन करेंगे और उससे आने वाले पैसे से हम, तो जिस तरह से इन्होंने ग्लोरीफाई किया है शराबबंदी को खत्म करने को, तो क्या इन्होंने अपनी पार्टी की रसीद में इन्होंने लिखा है इस चीज को? अगर लिखा है तो उसको सामने लाना चाहिए। आप पर्दे के पीछे से दलित पॉलिटिक्स करके उनका वोट लेना चाहते हैं, आप पर्दे के पीछे से महिलाओं को उकसा करके महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं, आप मुसलमानों को उकसा करके आप मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे, मतलब ये केजरीवाल मॉडल है कि पर्दे के पीछे से किसी को मुख्यमंत्री बना दो और उसका सारा नियंत्रण अपने हाथ में रखो। गांव के अंदर ऐसे ही लोग आते हैं और वो कहते हैं कि 1 का 100 बना देंगे और अंत में वो करोड़ों लेकर के भाग जाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से राहुल जी जुड़ चुके हैं। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से अपनी पार्टी लेकर आ गए हैं, जन सुराज पार्टी, और उनके पार्टी गठन के साथ ही बिहार की राजनीतिक गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा तेजी आ रही है। प्रशांत किशोर बिहार में कितने प्रासंगिक हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी, क्योंकि कई वादे उन्होंने जनता से किए हैं। इन वादों का असली मायने क्या है? क्या वाकई में इन वादों से वो आने वाले उपचुनाव हो या फिर होने वाले विधानसभा चुनाव की जो तैयारी में वो लगे हुए हैं, क्या वाकई में उससे उनको एक बड़ा वोट बैंक मिल सकता है? इन विषयों पर चर्चा करने के लिए राहुल सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। जी नमस्कार। क्योंकि ये 4 सीट जो है उपचुनाव के, उस पर प्रशांत किशोर जो नई पार्टी लॉन्च की है बिहार में, जन सुराज पार्टी, उन्होंने मतलब बिगुल फूंक दिया है कि 4 सीटों पर हम एनडीए को बढ़त नहीं होने देंगे, महागठबंधन को बढ़ने नहीं देंगे। तो ये आपको लगता है कि इतना मतलब एक रणनीतिकार रहे हैं, कई जगहों पर उन्हें एमएलसी भी बनाए हैं, अपने निर्दलीय रूप में बनाए हैं, तो ये क्या डैमेज कुछ कर सकते हैं एनडीए गठबंधन को, प्रशांत किशोर जो अपनी पार्टी लॉन्च की उन्होंने? देखिए, प्रशांत किशोर जी को लेकर के बहुत बातें कही जा सकती है। उनके पास मैनेजमेंट है पैसे का, उनके पास मैनेजमेंट है मीडिया मैनेजमेंट का, लेकिन जहां तक लोगों की ताकत की बात है तो रत्नेश जी, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर को जब हम पार्टी लॉन्च करेंगे तो हमारे पास पहले दिन 1 करोड़ सदस्य होंगे। अगर इस बिहार की अगर हम चर्चा करें तो लगभग 14-15 करोड़ के आसपास की आबादी होगी। तो उसमें अगर आप 1 करोड़ की बात कह रहे हैं तो लगभग घर आपने छू लिया है। अगर आप औसतन 4-5 सदस्य होते ही हैं घरों में, तो अगर आप 1 करोड़ सदस्य की बात आप कहते हैं तो आपने निश्चित तौर पर हर दूसरे परिवार में आपका मेंबर है। अगर मैं बात करूं कि भाई 15 करोड़ की आबादी है तो आमतौर पर अगर एक घर में 5 व्यक्ति हैं तो 3 करोड़ घर हुआ। मतलब हर तीसरा घर में आपका कंप्लीट उस परिवार का मेंबर आपका है। तो उस स्थिति में अगर मैं 1 करोड़ को मानूं तो आपके 1% आबादी कम से कम उस दिन कार्यक्रम में आना चाहिए था। तो वहां उस मैदान की क्षमता लगभग 30-35 हजार कुर्सियों की है। तो मैं कह सकता हूं कि वहां पे 40 हजार के लोग आसपास आए थे, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन किस तरह के लोग थे, कौन लोग थे, आपने भी देखा होगा कि उनसे पूछा गया कि आप किसको सुनने जा रहे हैं, तो कोई इंदिरा गांधी को सुनने जा रहा है, कोई लालू जी को सुनने जा रहा है, कोई नीतीश जी को सुनने जा रहा है। मतलब कि उनको ये भी नहीं पता था कि हम प्रशांत किशोर को सुनने जा रहे हैं, हम जन सुराज की स्थापना में जा रहे हैं, हम मनोज जो उनके प्रथम अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष उनको सुनने जा रहा है। आप जब पत्रकारों ने किसी महिला से पूछा कि भाई आपको, तो हमको फला मुखिया ने हमको लाया कि चलो पटना घुमाने हम ले चलते हैं, मुखिया जी बुलाए हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इस तरह की जो कोशिश हुई है तो वो तो पहले ही दिन फ्लॉप शो है। दूसरी बात, आपने छेड़ दिया इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, मैं प्रशांत किशोर जी पे नहीं बात करना चाह रहा था, लेकिन आप 2 अक्टूबर का दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन, और जिन्होंने हमेशा कहा कि भाई शराब से लोगों को दूर रहना चाहिए, आप मंच पर, मैं समझता हूं इस देश में, इस दुनिया में पहली बार
आप गांधी जी की पूजा या सम्मान या उनकी प्रतिष्ठा से भारत में नहीं है, दुनिया के देशों में है। अहिंसा का पाठ जो उन्होंने पढ़ाया है दुनिया के देशों में है। उनको अपमानित करने का जो काम उस दिन उस मंच से हुआ, हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, आप समझिए। आप इसको अगर मैं और विस्तार से कहूं तो गांधी जी का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता था। दूसरी बात कि कोई भी पार्टी जब बनती है तो उसका एक संविधान होता है और पार्टी बनने के पहले ही चुनाव आयोग को वो संविधान देना होता है। क्या उस संविधान में उन्होंने ये लिखा है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता शराब पिएंगे, मादक पदार्थों का सेवन करेंगे और उससे आने वाले पैसे से हम बिहार का विकास करेंगे? क्या वो सदस्यता रसीद में जो पार्टी की सदस्यता जो 1 करोड़ सदस्य बनाए गए हैं उनके हिसाब से, क्या उस सदस्यता रसीद में ये लिखा हुआ है? आप किसी भी पार्टी के सदस्यता रसीद को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि मैं ये वादा करता हूं कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, जाति धर्म विशेष के खिलाफ किसी तरह के हिंसा या उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखूंगा, मैं मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, मैं किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहूंगा। ये तमाम चीजें किसी भी पार्टी के आप मेंबरशिप रसीद को आप उठा लें वो होता है। तो जिस तरह से इन्होंने ग्लोरीफाई किया है शराबबंदी को खत्म करने को, तो क्या इन्होंने अपनी पार्टी की रसीद में इन्होंने लिखा है इस चीज को? अगर लिखा है तो उसको सामने लाना चाहिए। अगर पार्टी के संविधान में लिखा है तो ये लाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल, जब देश के संविधान में, देश के कानून में किसी भी चुने हुए विधायक या सांसद या किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता आज रिकॉल नहीं कर सकती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको रिकॉल नहीं कर सकती है, तो ये किस कानून के आधार पर ये वादा कर रहे हैं कि हम ये रिकॉल करने की बात कि भाई हम राइट टू रिकॉल अपनी पार्टी में करेंगे? अगर वो विधायक चुना गया, अगर इन्होंने कहा कि हम रिकॉल आपको कर रहे हैं और वो पार्टी से रिकॉल होने से इनकार कर देता है, तब इनके पास क्या सीमा होगी? ये तो इन्होंने जनता को नहीं बताया। क्या इन्होंने जनता को बताया कि कोई भी संविधान या कोई भी कानून में संशोधन, इस तरह के कानून में संशोधन कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक राज्य का मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है? क्या इन्होंने अपनी सीमाओं के बारे में बताया जनता को? चीजों को समझने की जरूरत है। क्या इन्होंने झूठ नहीं बोला लोगों से? तो ये झूठे वादे करके जिस तरह से चीजों को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं तो वो बेहद स्पष्ट है। इन्होंने तीसरी एक बात कही, क्या बिहारियों की तरह पीछे से भाग तो नहीं जाओगे? आज तक बिहारियों को, बिहार की अस्मिता का मजाक राज ठाकरे जैसे नेता उठाते रहे, करते रहे हैं। पहली बार उस दिन मुझे लगा कि बिहार की धरती पर गांधी जी का नाम लेकर के बिहार की अस्मिता का मजाक कोई छोटी सोच वाला व्यक्ति ही उड़ा सकता है। बिहार रेजिमेंट का शौर्य, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिहार के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बिहार के मेहनत का किसान किन परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और उनके प्रथम अध्यक्ष कहते हैं कि भाई बिहार की अस्मिता को लेकर के पूरी दुनिया में मैंने सिलाव का खाजा, भागलपुर का सिल्क और पता नहीं क्या क्या मैंने, तो क्या यही संदेश उनके दिमाग में है कि बिहारी पीछे से भाग जाता है? जिस उत्तर बिहार में लाखों लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं और अपनी बारिश से नहीं, नेपाल के बाढ़ से, जिस दक्षिण बिहार का बिहार सूखा से हर साल ग्रसित होता है, उस बिहार में आज भी पैर जमा करके अंगद की तरह इस बिहार को रफ्ता रफ्ता ही आगे बढ़ा रहा है। इन बिहार के लोगों को जिस तरह से उन्होंने अपमानित करने का काम किया, ये तमाम चीजें ये दिखाती हैं। इन्होंने कहा कास्टलेस पॉलिटिक्स हम करेंगे और इन्होंने पीठ पर हाथ रखे। अपने से उम्र में ज्यादा बड़े हैं उनसे मनोज भारती जी, पढ़े लिखे विद्वान है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उम्र में बड़े हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पीठ पर हाथ रख करके कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष, आपने किस हैसियत से उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया? आप जन स्वराज के, आपने ये नहीं बताया कि आप जन स्वराज में क्या है, आपने बताया आपने एक पार्टी बनाई, कहा कि हम जिताने वाले व्यक्ति। सुनिए, आपने कहा कि हम एक पार्टी बना रहे हैं, जन स्वराज नाम है, बन गया। आपने कहा 1 करोड़ सदस्य, चलिए वो भी आपने बना लिया। आपने रैली बुलाई, आ गए लोग। आपने कहा कि ये कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। आपने किस हैसियत से उनको चुना? क्या आपने वहां जो उपस्थित जनसमूह था, क्या उनसे उन्होंने कहा कि भाई इस व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष मैं बना रहा हूं, आप लोग सहमति में हाथ उठाइए? क्या कोई कमेटी थी? कोई कमेटी थी तो उसका नाम क्यों नहीं सामने आया?
आप पर्दे के पीछे से दलित पॉलिटिक्स करके उनका वोट लेना चाहते हैं। आप पर्दे के पीछे से महिलाओं को उकसा करके महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं। आप मुसलमानों को उकसा करके आप मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे। मतलब ये केजरीवाल मॉडल है कि पर्दे के पीछे से किसी को मुख्यमंत्री बना दो और उसका सारा नियंत्रण अपने हाथ में रखो। आपने कहा, देखिए मनोज भारती जी ने क्या कहा कि सीमित समय के लिए मैं अध्यक्ष बनाऊं। मतलब कल को अगर वो बहुत बेहतरीन अध्यक्ष भी साबित हुए तो उनको रिप्लेस कर देंगे प्रशांत किशोर जी, क्योंकि ये उनकी इच्छा है कि इसको हटाओ। कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो पपेट होगा। जी बिल्कुल। मतलब फ्रीडम नहीं है उस पार्टी के अंदर कि कौन व्यक्ति अध्यक्ष होगा, कौन व्यक्ति महासचिव होगा, कौन व्यक्ति क्या होगा, वो सब इनका पपेट होगा और इनके इशारे पर काम करेगा। मतलब आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप एक राजशाही व्यवस्था लाना चाहते हैं जहां आप राजा की तरह पर्दे के पीछे आप ताश के पत्तों की तरह आप किरदार फेंकते रहे। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स है प्रशांत किशोर जी की, ये बेहद संदिग्ध पॉलिटिक्स है। और मैं कहूंगा कि बिहार को ऐसे सपने बेचने वाले जादूगर से बचना चाहिए। बहुत नुकसान होता है। गांव के अंदर ऐसे ही लोग आते हैं और वो कहते हैं कि 1 का 100 बना देंगे और अंत में वो करोड़ों लेकर के भाग जाता है। वही हाल प्रशांत किशोर। बिल्कुल मैं ये बात कह रहा हूं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्चिंग और गतिविधियों को लेकर हमने चर्चा की है। चर्चाएं ऐसी लगातार भारत लाइव पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।